वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस सेशन को हम लोग शुरू कर रहे हैं वो कुछ इकोलॉजी के पोर्शंस को मेजर टॉपिक्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे, जिसमें पहला है टॉपिक आपका सक्सेशन, फिर एज इफेक्ट इकोटोन, फिर इसके बाद से जो है आपका प्रोडक्टिविटी और अदर टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, इसमें आई बटन में एक इकोलॉजी का टॉपिक आ रहा है इकोसिस्टम के साथ एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, उसको ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद से फिर सक्सेशन की बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है वो इतनी बेहतरीन है कि यह सिखाता है कि शुरुआती ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर धरती पर जीवन के निर्माण और मनुष्य जीवन की साइकोलॉजी को हर जगह ये इम्प्लीमेंटेबल है। सक्सेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसको आप हर जगह देख सकते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी, एज इफेक्ट, इकोटोन के डायनेमिक्स को समझने में भी सक्सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हाथ है, सहयोग है। इसी टॉपिक के मद्देनज़र जो है कंपटीशन, रिलेशन बिटवीन स्पीशीज़, कोएक्शन और जो आपका इफिन्स है, इसकी भी अध्ययन किया जाता है। तो शुरू करते हैं सक्सेशन। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। और ये जो फ़ोटो देख रहे हैं आप बीचों बीच में, ये सक्सेशन की खोज करने वाले व्यक्ति उस महान वैज्ञानिक की है जिसका नाम फ्रेडरिक क्लीमेंट है। और फ्रेडरिक क्लीमेंट को नोबेल क्यों नहीं मिला ये मुझे नहीं मालूम, पर उनकी खोज बेहिसाब थी और बेहतरीन। इकोलॉजी की बात करें हम अगर, तो ब्रह्मांड में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो एस्ट्रोफिजिक्स की है। उसको मैं इस सक्सेशन के लिए मानता हूँ कि ये उसके पैरेलल है, और वो है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब कि किसी भी बिंदु पर किसी भी ऑब्जेक्ट का भार मैक्सिमम होता है, परंतु उसका दायरा बहुत ही कम हो, उसका रेडियस, उसका डायमीटर बहुत कम हो, परंतु उसका वजन बहुत ज़्यादा हो। उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ आपको इसको। और यही चीज़ सक्सेशन करता है इन इकोलॉजी और जो फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर है उसको समझने के लिए। हम फंक्शनल किंगडम ऑफ नेचर को समझने के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं उसके कई अलग अलग रूप हैं, जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड है, फूड चेन है, फूड वेब है, इकोटोन है, एज इफेक्ट है। परंतु जो बेसिक फंडामेंटल जहाँ से क्लियरिटी आती है वो सक्सेशन है। कोई भी इकोसिस्टम, कोई भी डायनेमिक्स कैसे वर्क करेगा, ये उसके शुरुआती दौर के जानकारी और निर्माण की जानकारी पर निर्भर करता है। तो शुरू करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। कंटेंट जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सक्सेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेशन, टाइप्स ऑफ सक्सेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सक्सेशन, कॉज ऑफ सक्सेशन, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन, जैसा कि फ्रेडरिक क्लीमेंट ने बताया, क्लेमेंटोनियन थ्योरी जो कहती है उसमें बताया कि एक सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्लेस होता है या एक सेट ऑफ स्पीसीज रिप्लेसमेंट होता है। जो ये रिप्लेसमेंट होगा वो इस तरह होगा कि वह स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के लिए वहाँ का इन्वायरमेंट फेवरेबल कर दे। भाई तभी रिप्लेसमेंट ही होगा। रिप्लेसमेंट ऑफ कोई भी स्पीसीज तभी होगा जब वो स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट को क्या कर दे, मॉडिफाई करने के चक्कर में खुद के लिए वो अनफेवरेबल कर दे। और जैसे ही खुद के लिए वो अनफेवरेबल होगा उसके स्पीसीज के लिए, अगले स्पीसीज के लिए वो फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक इसी फिनोमेना को हम सक्सेशन में देखते हैं। हर पीढ़ी, हर दर्जे, हर स्टेज, हर सीढ़ी पे सक्सेशन जो है वो यही करता है। कोई भी स्पीसीज़ कहीं से भी माइग्रेट होकर किसी जगह पहुंचेगी, पॉपुलेशन इकोलॉजी में आप देखिएगा, कोई भी स्पीसीज़ माइग्रेट करके पहुंचेगी, कई सारे फैक्टर्स होंगे। सक्सेशन के लिए बन रहे ग्राउंड्स कई सारे फैक्टर्स के द्वारा बनाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सक्सेशन में हम पढ़ेंगे अभी आगे। शुरुआती जो है ये लॉन्ग टर्म कम्युलेटिव चेंजेस होता है। सक्सेशन एक लॉन्ग टर्म कम्युलेटिव चेंज है। अगर कोई चेंज कम्युलेटिव होता है इसका मतलब कि वो डायरेक्शनल है। और कोई भी डायरेक्शनल चेंज का मतलब ये नहीं है कि जो है लेफ़्ट डायरेक्शन या कोई डायरेक्शन डिफाइन कर दे।
कोई भी डायरेक्शन, लेफ्ट राइट, कोई भी डायमेंशन में, किसी भी डायमेंशन में कोई भी कम्युलेटिव चेंज होगा वो प्रिडिक्टेबल होता है, और इस प्रिडिक्टेबल चेंज को हम सक्सेशन में पढ़ते हैं। इसी तरह हमारा इकोलॉजी और इकोसिस्टम वर्क करता है, और यही डायरेक्शनल चेंज इकोसिस्टम को प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव की श्रेणी में रखता है। यही प्रोडक्टिविटी भी डिफाइन करता है। तो सक्सेशन को जानने से हम कई सारे फिनोमेनास को इंटरलिंक करके आगे पढ़ेंगे। फ्रेडरिक क्लीमेंट ने इस सक्सेशन को जो है 1916 में डिस्क्राइब किया। इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बर्थ है और उसकी मैच्योरिटी है, मतलब एक समय पे उसको कहें वयस्क हो जाना, मतलब अगर आप किसी को कह रहे हैं कि ये वयस्क है, मतलब कि वो फिजिकल जो कंपोनेंट है उसके आधार पर आप उसको बोलते हैं। तो बर्थ से उसकी मैच्योरिटी, हम उसकी डिक्लाइनिंग या डेथ फेज की बात नहीं कर रहे हैं, मैच्योरिटी तक की बात कर रहे हैं। तो मैच्योरिटी तक का जो स्टेज है वही सीरियल वाइज स्टेज सीरीज़ के अंदर में देखा जाता है, और यही सीरीज़ सक्सेशन का पायदान भी बनती है। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के 4 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एज पर जो आपका क्लेमेंटोनियन थ्योरी है, इसके आधार पर 4 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक बताए गए। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ अ डायरेक्शनल एंड हेंस प्रेडिक्टेबल चेंज। क्योंकि मैंने पहले ही इसमें बोला कि सक्सेशन किसी भी डायमेंशन में कम्युलेटिव प्रोसेस है, इसीलिए ये डायरेक्शनल होता है, और डायरेक्शनल प्रोसेस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर ईस्ट की तरफ मूव करके बैठे हैं तो अगला कहेगा कि ये ईस्ट की तरफ मूव करके बैठे हैं, मतलब आप डायरेक्शन आपका ईस्ट है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्टेबल है। यदि आप मूव कर रहे हैं ईस्ट की दिशा में तो अगला कहेगा आप ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। यही चीज़ अगर आप डायरेक्शन वेस्ट में करें तो लोग कहेंगे वेस्ट की तरफ चल रहे हैं। तो डायरेक्शन अगर किसी चीज़ में है तो वो प्रेडिक्टेबल होता है, और डायरेक्शन कब होगा? जब वो चीज़ कम्युलेटिव होगी। कम्युलेटिव रिस्पॉन्स जो होता है वही डायरेक्शनल होता है, और यही रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेबल भी होता है। फिर इसके बाद से बताया गया कि सक्सेशन इज़ अ प्योर इन्वायरमेंटल प्रोसेस। ये प्योर इन्वायरमेंटल प्रोसेस है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट जो आप यहाँ शब्द देख रहे हैं, ये शुरुआत होती है कॉस्मोलॉजिकल इन्वायरमेंट से, यूनिवर्सल इन्वायरमेंट से लेकर, और ह्यूमन का जो आपका डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट है। भाई हमारे शरीर का भी एक इन्वायरमेंट है। अब पूछेंगे कहाँ देख लिए इन्वायरमेंट? शरीर में टेम्परेचर देखा, ब्लड का पीएच देखा, ये क्या है? इन्वायरमेंट है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनटेक देखा, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक देखा, ये क्या है? ये इन्वायरमेंट ही तो है। आपका शरीर में खुद ही एक इन्वायरमेंट है, क्योंकि शरीर को कहा ही गया पंच महाभूत से बना है ये। अब पंच महाभूत मतलब 5 फंडामेंटल बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो सारे IRS और जो आपका इसरो और जितनी भी हायर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब ने प्रूव कर दिया कि देयर आर 5 फंडामेंटल ऑफ लाइफ कंपोनेंटल। उसी आधार पर जीवन चल रहा है। थर्ड पॉइंट कहता है कि मैक्सिमम हेट्रोजेनिसिटी। हेट्रोजेनिसिटी मतलब क्या है? कम्युनिटी, रिलेशनशिप एंड बायोमास। जब हम बात कम्युनिटी, रिलेशनशिप और बायोमास की करते हैं तो हम देखते हैं कम्युनिटी में पॉपुलेशन इकोलॉजी को, रिलेशनशिप में इकोलॉजी को, और बायोमास डेवलपमेंट में आप देखते हैं कि किसी भी प्लांट के जो एनाटॉमिकल ग्रोथ होती है उसके बारे में, जैसे कि उसका बेसल एरिया, कैनोपी कवर, तो ये सारा चीज़ें आपका क्लोरोफिल कंटेंट, प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग क्रॉप में देखते हैं जो आप प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें बायोमास से रिलेट होकर आती हैं। पिरामिड देखते हैं, ये सारी चीज़ें बायोमास को गवर्न करती हैं। इसीलिए सक्सेशन हर सेगमेंट ऑफ इकोलॉजी में, हर सेगमेंट ऑफ कॉस्मोलॉजी में, हर सेगमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ में इम्प्लीमेंटेड है। आप अपने जीवन में सक्सेशन देख सकते हैं, जीवन में देख सकते हैं।
इसका एक डीमेरिट भी होता है। अगर हेट्रोजेनिसिटी होती है तो उसमें नेट प्रोडक्टिविटी मिनिमम होती है। अब प्रोडक्टिविटी को हम लोग डिस्कस प्रोडक्टिविटी के वीडियो में करेंगे। नेट प्रोडक्टिविटी मिनिमम होने का मतलब है कि वहाँ पे कंपोनेंट हेट्रोजीनियस है। जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा मान लीजिए कि कोई भी यूट्यूब चैनल है, मेरा ही यूट्यूब चैनल, 100 वीडियो लोड है। जब आप एक वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक, तो उसका एवरेज टाइम जो है उन 100 में, बाकी 99 में बढ़ जाता है, तो इसीलिए एवरेज टाइम कम हो जाता है। यही चीज़ नेट प्रोडक्टिविटी में, कम्युनिटी रिलेशनशिप और बायोमास में जब डिवाइड होना शुरू होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी मिनिमाइज होना शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम द हेट्रोजेनिसिटी, मिनिमम द प्रोडक्टिविटी इज। फिर जो आपका फोर्थ पॉइंट कहता है कैरेक्टरिस्टिक में, वो बताता है फाइनल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होती है किसी भी स्टेज पर, सक्सेशन के हर स्टेज पर, ये आप जान लीजिए, पायनियर कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, पायनियर कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, हर स्टेज पर होता है। तो किसी भी सक्सेशन में, किसी भी कलाजी के सक्सेशन में जो उसकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी, स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी होगी, स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर होगा, वह कंट्रोल होगा क्लाइमेटिक फैक्टर के द्वारा। एग्जाम्पल, इसी के कारण आप देखेंगे कि भालू पोल पे पाया जाता है। आर्कटिक को आर्कटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि पोलर बियर को जर्मनी भाषा में आर्कटिक बोला जाता है, इसीलिए उसको आर्कटिक कहा गया। ठीक है, अब आर्कटिक में भी भालू पाया जाता है और इंडिया में भी पाया जाता है, सेम साइज, परंतु इस जेनेटिकली अडाप्टेशन के द्वारा कारण वो अंतर है उनके में। क्यों? क्योंकि वो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस है। पेड़ ग्रासलैंड में भी पाए जाते हैं, पेड़ पहाड़ों पे भी पाए जाते हैं। टोपोग्राफिकली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उस टोपोग्राफी का क्लाइमेट डिफरेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? टोपोग्राफी का क्लाइमेट डिफरेंट है। तो इसीलिए किसी भी सक्सेशन के स्टेज पर, किसी भी सक्सेशन के स्टेज पर जो भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी वो डायरेक्टली डील की जाएगी, डायरेक्टली हैंडल की जाएगी क्लाइमेट के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमेशा ही क्लाइमेट के द्वारा गवर्न की जाती है। क्लाइमेट में हो रहे बदलाव, क्लाइमेट चेंज में हो रहे बदलाव सक्सेशन को इम्पैक्ट करेंगे, सक्सेशन इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करेगा, कम्युनिटी रिलेशनशिप इम्पैक्ट होगी, बायोमास गिरने लगेगा। बायोमास गिरने से क्या होगा? उस एरिया की प्रोडक्टिविटी खतरे में आ जाएगी या नष्ट होने लगेगी। इसीलिए क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस में आता है, क्योंकि उसका जो नुकसान पहुंचाने का दायरा है वो लिमिटेड नहीं है। वो इकोसिस्टम या जो इकोलॉजी है उसके हर होराइजन को इम्पैक्ट में डालता है, जिसमें से सक्सेशन भी आता है। और सक्सेशन के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे एनवायरमेंटल साइंस में एक पानी की टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग को हम कहते हैं डीओ एनालिसिस। अगर आपके पास पानी का डीओ है तो आप पानी के मोर देन 10 पैरामीटर से ज़्यादा जो है जानकारी रखते हैं। ये उस डीओ की कैपेसिटी है कि उस डीओ से आप 10 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसी तरह क्लाइमेटिक चेंज के कारण कई सारे फंडामेंटल्स जो हैं इकोलॉजी के हिट होते हैं। हिट होते हैं मतलब कि डिस्ट्रैक्ट होते हैं, नष्ट होते हैं, ख़त्म होते हैं। और हमको मालूम है कि जैसे ही इकोलॉजी का में पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में एक एक पायदान नष्ट होगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन स्ट्रेस में आ जाएगा। ये सारी चीज़ों की जानकारी, ये सारा रिसर्च कहाँ से मिलता है? ये मिलता है सक्सेशन से। इसीलिए इसको एनवायरमेंटल प्रोसेस कहा गया। सक्सेशन आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ें, वो है एनवायरमेंटल प्रोसेस, मतलब आप पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस ही। अब आइए
प्रीफिक्सेस के बारे में। सक्सेशन में कई सारी कम्युनिटी ऑफ प्लांट स्पीसीज आता है। ये देखिए आपने लिखा है ना, कम्युनिटी रिलेशनशिप बायोमास। कई सारे जो है प्लांट के जो स्पीसीज हैं उनका डेवलपमेंट आता है, डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स आते हैं। हर अलग अलग हैबिटेट को इंडिकेट करने के लिए इसमें अलग अलग प्रीफिक्सेस दिए गए हैं। गौर करिएगा, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा नोट्स है। इसको आप अगर लिख लिए कॉपी में तो आपका सक्सेशन का नोट्स तैयार, फिर आपको इससे ज़्यादा कहीं नहीं पढ़ना। सीरीज एक प्रीफिक्स है। अगर वेट है तो हाइग्रिक, मेसिक, ड्राई है तो जेरिक। व्हाट इज मेसिक? मेसिक मतलब इंटरमीडिएट, मतलब वेट और ड्राई के बीच का। टाइप्स ऑफ सीरीज, सक्सेशन में कई प्रकार के सीरीज हैं। हाइड्रो सीरीज, जीरो सीरीज, प्लाज्मो सीरीज और सब सीरीज। यही चीज़ सक्सेशन के प्रोसेस को डिफाइन और डिफरेंशिएट भी करते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइड्रो सीरीज में अलग तरीके का सक्सेशन का प्रोसेस होगा, जीरो सीरीज में सक्सेशन अलग होगा, प्लाज्मो सीरीज में सक्सेशन अलग होगा, सब सीरीज में सक्सेशन अलग होगा। ठीक है। हाइड्रो सीरीज मतलब वह एरिया जो पूरा वेट है, जैसे स्वैम्प है, लेक है, मैंने वाटर बॉडी है, एक्वाटिक है। हाइड्रो मतलब पानी, एक्वा केमिकल नेम है पानी का लैटिन में। तो अब जो आपका वाटर बॉडी है उसमें जो हो रहा सक्सेशन है उसके लिए हाइड्रो सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। अब वाटर बॉडी में सक्सेशन कैसे देखेंगे आप? तो यूट्रॉफिकेशन का वीडियो आएगा। यूट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉपिक, मीजोट्रॉपिक लेक्स का है, अलग अलग लेक हैं, धीरे धीरे लेक नष्ट होकर वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बन जाता है, तो वो हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रो सीरीज सक्सेशन। जीरो सीरीज सक्सेशन क्या है? बेयर रॉक से शुरू होता है। रॉक में क्या होता है कि सॉयल होता है, रॉक एक बेसिकली सॉयल पार्टिकल का कॉम्बिनेशन है। अब रॉक से ही सॉयल बनता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉयल इज नोन एज पीडोजेनेसिस एंड पीडोजेनेसिस इज फॉलोड बाई वेदरिंग। वेदरिंग मीन्स रॉक का टूट के सॉयल में बनना। ठीक। अब रॉक साइकिल हो गया उधर भाई, इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। इग्नीशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है उसमें वेदरिंग शुरू होगी। वेदरिंग तो शुरू हो जाती है मेटामॉर्फिक से ही, पर मेटामॉर्फिक में सेडिमेंट्री से जब वेदरिंग शुरू हो जाएगी और मेटामॉर्फिक से, दोनों ही स्टेज से वेदरिंग शुरू हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, वेदरिंग दोनों से शुरू होती है, इग्नीशियस में वेदरिंग नहीं होती है। तो क्या होगा कि अब वहाँ से सॉयल बनना शुरू हो जाएगा। अब जब सॉयल बनेगा तो सॉयल का जो बनने का प्रोसीजर है उसको पीडोजेनेसिस कहते हैं। पीडोन्स मीन तो होता है सॉयल। सॉयल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोलम। सोलम मतलब होता है लाइफ, इसीलिए जीवन का आधार सॉयल को कहा गया है। अब जो रॉक है, बेयर रॉक, बेयर रॉक में लाइकेन का कोई सबस्ट्रेटम ग्रो करे और ग्रो करने के बाद से उसमें जो मौजूद मॉइस्चर है उसको वो अपटेक करके वो ग्रोथ करेगा। अब कहाँ देखेंगे एग्जाम्पल? जैसे देखिए किसी बड़ी बिल्डिंगों में, बिल्डिंग के बाहर आप देखिए खिड़की में कोई दीवार है जो पानी से भीगी है, तो उसमें देखेंगे आप पेड़ लगा है, पीपल का पेड़ भाग रहा है या कोई फर्न उगा है, तो कहाँ से आ गया? वो भी एक सक्सेशन है, वो भी एक सक्सेशन है। और वो जीरो जो है सीरीज सक्सेशन है क्योंकि वो रॉक से शुरू हो रहा है। अब वो ब्रिक मतलब भी रॉक ही हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। फिर प्लाज्मो सीरीज। प्लाज्मो सीरीज मतलब सैंड ड्यून से, मतलब कोई मूवमेंट हो रहा है भाई, विंड डिस्पर्सल हो रहा है सीड का, तो प्लाज्मो सीरीज सक्सेशन शुरू होगा। जैसे मान लीजिए कोई बेयर एरिया है, बेयर एरिया पे जो है विंड के द्वारा सीड आ गया, सीड को वो फेवरेबल कंडीशन लगा, सीड जर्मिनेट किया, प्लांट ग्रोथ किया, तो ये प्लाज्मो सीरीज में हो गया। सब सीरीज सक्सेशन क्या है? सब सीरीज सक्सेशन की वह स्टेज है जो सेकेंडरी, ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी से शुरू होती है, प्राइमरी से नहीं शुरू होती है। सब सीरीज सेकेंडरी से शुरू होती है। अब सेकेंडरी सक्सेशन क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन कैसे शुरू होगा और प्राइमरी सक्सेशन क्या है, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, पर थोड़ा सा जानकारी यहाँ ले लें।
प्राइमरी सक्सेशन वह सक्सेशन है जहाँ पे पहले कुछ नहीं था और वहाँ पे जीवन शुरू हुआ, तो वो प्राइमरी सक्सेशन में आएगा। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है कि पहले वहाँ कुछ था, लिविंग बायोटा था, स्पीसीज थे, कोई इकोसिस्टम एग्जिस्ट किया या कोई प्रिवेल किया, परंतु किसी कारण प्राकृतिक या ह्यूमन इंड्यूस्ड के कारण वो चीज़ें नष्ट हो गई। क्योंकि सक्सेशन तो नेचुरल प्रोसेस है, ये तो होना है। नेचर के कारण तो ये थोड़ा स्लो होता है, पर ह्यूमन बीइंग के इंड्यूस होने पर ये तेज़ी से होता है। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ गिरता 500 साल में, 1000 साल में, आदमी के पास मशीन है, 10 मिनट में काट दिया। क्लियर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट को आपने क्या किया, बेयर एरिया में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा सक्सेशन हो गया। तो खैर, तो पहले वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया था, जंगल था, ब्रशेस थे, किसी कारण से वो नष्ट हो गए, या बाढ़ से, आग लगने से, फ्लड से नष्ट हो गए। तो नष्ट होने के बाद क्या हुआ कि फिर वहाँ जीवन शुरू होगा। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे ख़त्म हो गया, वहाँ से फिर शुरू होगा। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, बहुत बड़ा उदाहरण है। माउंट हेलन का ज्वालामुखी फटा। माउंट हेलन के ज्वालामुखी फटने के बाद से उसका राख का मलबा बहुत दूर तक गया, बहुत बड़ा विस्फोट था। और इस विस्फोट के बाद से वहाँ पर सारी वनस्पतियाँ नष्ट हो गई, परंतु 12 साल के अंदर पुनः वहाँ पे जीवन की शुरुआत देखी गई। तो ये जो सक्सेशन आप अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब सीरीज सेकेंडरी सक्सेशन है, और ये सेकेंडरी सक्सेशन की शुरुआत होती है यहाँ से। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सक्सेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सक्सेशन की बात करें, बहुत जगह मैंने क्लासिफिकेशन को पढ़ा, बहुत देखा, बहुत सारे लोग ऑटोजेनिक, एलोजेनिक, डिफ्लेक्टेड, इंड्यूस्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक एक साथ पढ़ा दिए। नहीं, सक्सेशन अलग अलग क्लासिफाइड है, अलग अलग कारणों से। जैसे कि इकोसिस्टम अलग अलग क्लासिफाइड है, किसी भी क्लासिफिकेशन का कोई रीजन होता है, ये जान लीजिएगा। जैसे नेचुरल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम, तो अगर हम इकोसिस्टम को 2 बार में बांटें तो 2 तरीके से बांटा, एक नेचुरल है, नेचर बना दे, या तो ह्यूमन बनाए। उसी तरह जो है आपका सक्सेशन भी है, ठीक। तो सक्सेशन में जो पहला टाइप आता है वो हैबिटेट चेंज, दूसरा आता है अल्टरेशन, तीसरा है लैंड, और चौथा है कंज्यूमर लेवल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इकोसिस्टम आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हैबिटेट चेंज मतलब ऑटोजेनिक सक्सेशन या एलोजेनिक सक्सेशन। ऑटोजेनिक सक्सेशन या एलोजेनिक सक्सेशन ये कब होगा, जब हैबिटेट में बदलाव आएगा। अल्टरेशन, अल्टरेशन क्या है, अल्टरेशन मतलब या तो डिफ्लेक्टेड होगा या तो इंड्यूस्ड होगा। अल्टर मतलब कि रैंडम सीधे लाइन ना होके अल्टर, मतलब ABCD ना होके ABDC, तो ये अल्टरेशन हो गया। तो अल्टरेशन मतलब अब अल्टरेशन जो होगा सक्सेशन वो होगा या तो आपका डिफ्लेक्टेड और या तो इंड्यूस्ड। फिर लैंड एरिया को लेकर सक्सेशन होगा, लैंड सक्सेशन जो होगा वो होगा या तो प्राइमरी होगा और सेकेंडरी होगा। प्राइमरी सक्सेशन क्या है, अभी अभी जो हम बता रहे थे, आपको बात कर रहे थे पीछे एक स्लाइड, सब सीरीज, तो अब ये सब सीरीज यहाँ आएगा। प्राइमरी सक्सेशन वह सक्सेशन है जिसमें कि एकदम नितांत फ्रेश वर्जिन बेयर एरिया है और उस एरिया पर प्लांट स्पीसीज ग्रो करना शुरू करती है, स्ट्रेटम शुरू होता है, तो वो प्राइमरी सक्सेशन है। अब मान लीजिए कि कहीं पे ऑलरेडी इकोसिस्टम प्रेवेल कर रहा है, अचानक से वहाँ फ्लड आ गई या आग लग गई, ख़त्म हो गया सब कुछ, उसके बाद जो स्पीसीज ग्रोथ होंगी तो वो सेकेंडरी सक्सेशन में आएगा, सेकेंडरी लैंड एरिया सक्सेशन में। फिर कंज्यूमर लेवल पे ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन या हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉप मतलब प्लांट, हेटरोट्रॉप मतलब वह स्पीसीज जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अब आइए हैबिटेट चेंज, अभी इसी चीज़ को हम एक एक को ब्रॉड करके पढ़ेंगे। हैबिटेट चेंज मतलब ऑटोजेनिक चेंज हो हैबिटेट का या एलोजेनिक हो। ऑटोजेनिक चेंज क्या होगा, ऑटोजेनिक वह चेंज है जिसमें कि डेवलपमेंटल चेंज के दौरान वेजिटेशन अपना स्ट्रक्चर ऐसा बना ले जो उसके लिए अनफेवरेबल हो जाए, वो आपका ऑटोजेनिक सक्सेशन है। मतलब प्लांट स्पीसीज या कोई स्पीसीज अपने इन्वायरमेंट को ऐसा चेंज कर दे कि वह हैबिटेट उसके खुद के लिए जो है अनकंफर्टेबल हो जाए, तो उसको हम ऑटोजेनिक सक्सेशन में कहते हैं। एलोजेनिक सक्सेशन क्या है, एलोजेनिक सक्सेशन ये है कि हैबिटेट चेंज
जो होगा वो किसी क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस के कारण हो जाए, जैसे अधिक बारिश से सॉइल के न्यूट्रिएंट बह जाएं, या जो है पानी सलाइन होने लगे, या जो है वो मिनरल्स उसके जो है वो ख़त्म होने लगे सॉइल के। किसी भी क्लाइमेटिक जो है इम्पैक्ट के कारण, किसी भी क्लाइमेटिक इम्पैक्ट के कारण अगर कोई इस तरह का चेंज आता है तो वो एलोजेनिक सक्सेशन में काउंट होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम एल्टरेशन की। एल्टरेशन मतलब डिफ्लेक्टेड सक्सेशन, डिफ्लेक्टेड सक्सेशन और इंड्यूस्ड सक्सेशन। डिफ्लेक्टेड सक्सेशन को समझेंगे। डिफ्लेक्टेड सक्सेशन वह सक्सेशन है जिसमें कि वेजिटेशन एल्टर्ड और रैंडम ली रिप्लेस होता है, मतलब या तो वहाँ पे नया वेजिटेशन आ जाए या वहाँ का वेजिटेशन रिप्लेस हो जाए, एल्टर्ड या रैंडम रिप्लेसमेंट होता रहे, तो उस टाइप के सक्सेशन को हम डिफ्लेक्टेड सक्सेशन में काउंट करते हैं। इंड्यूस्ड सक्सेशन क्या है? इंड्यूस्ड सक्सेशन जैसा कि नाम वैसा काम। इंड्यूस्ड सक्सेशन मतलब कि कोई भी एरिया जहाँ पर कोई भी स्पीशीज है, उस स्पीशीज का मेंटेनेंस, इनपुट, प्रोटेक्शन, ये सब कंट्रोल्ड वे में किया जाए, और इसका जो क्लाइमेक्स हो वो कंट्रोल हो हार्वेस्टिंग के द्वारा। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। अब कभी किसान को खेत में खेती करते देखिए तो आप समझ जाइए कि इंड्यूस्ड सक्सेशन प्रणाली अपना रहे हैं। भाई खेत में लगे धान लगाइए, मकई लगाइए, गन्ना बोइए, कुछ भी बोइए आप, अरहर, तिल, कोई भी फसल बोएंगे तो आप खाद छिड़केंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे, ये सब क्या कर रहे हैं? आप उस प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर जब ये मैच्योर होगा, मतलब क्लाइमेक्स स्टेज में जाएगा, तो आप इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो ये इंड्यूस्ड सक्सेशन में आता है। फिर लैंड सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन मतलब प्राइमरी लैंड सक्सेशन, सेकेंडरी लैंड सक्सेशन। प्राइमरी लैंड वही जो मैंने बताया अभी कि एकदम बेयर एरिया हो, उसके पर पहले कोई तरह की स्पीसीज ना हो, ये ध्यान रखिएगा। प्राइमरी जो आपका सक्सेशन है लैंड एरिया क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, इसमें किसी भी प्रकार का ग्रोथ पहला न हुआ हो, वो प्राइमरी सक्सेशन के तहत आता है। यदि ग्रोथ है और आग लग गई और फिर से स्पीसीज ग्रोथ कर रही है, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन आता है, माने सेकंड चांस। जैसे आपने बॉलिंग की, ठीक है, वाइड बॉल हो गई तो आपको एक चांस और मिलता है, तो वही चीज़ है प्राइमरी सक्सेशन में। इसको इस तरह समझें, या तो फ्रेश हो, एकदम फ्रेश। मान लीजिए कि कोई कम्युनिटी ग्रो कर गई, अब उस कम्युनिटी ग्रोथ अच्छे से फ्लेज पे ग्रोथ कर रही थी, अचानक से कोई उल्का पिंड गिरा, डायनासोर्स टाइप का स्पीसीज खत्म हो गया। अब उसके बाद से जो 6.5 करोड़ साल, आपका 6.5 है, 6.5 करोड़ साल पहले हमारे धरती पे मौजूद डायनासोर्स एक झटके में विलुप्त हो गए, और विलुप्त होने के बाद से फिर से जो नई प्रजातियां बनी, अब ये जो सक्सेशन हुआ ये सेकेंडरी सक्सेशन में आएगा। कंज्यूमर लेवल पे सक्सेशन की बात की जाए, ऑटोट्रॉपिक और सक्सेशन और हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन। ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन मतलब कि जहाँ डोमिनेंस ऑफ ग्रीन ऑटोट्रॉफ सेगमेंट्स हो। हेटेरोट्रॉपिक सक्सेशन मतलब कि जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट डोमिनेंट सॉइल माइक्रोफ्लोरा की शुरुआत की गई हो, डेड और डीके प्लांट, एनिमल और डंग्स पे जीवन शुरू हो रहा हो, वह सक्सेशन हेटेरोट्रॉपिक में आएगा। पहला हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो आपका आएगा, काउंट होगा वहाँ पे। और ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन में क्या होगा कि ऑटोट्रॉप सक्सेशन जो होता है वो लिटिल ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है। कभी भी आप जो है जंगल को देखिए, जब भी आप जंगल को देखेंगे तो आप ये दिमाग में विचार बनाइए कि पहले यहाँ पे चट्टान हुआ करती होगी, बेयर रहता होगा, बेयर के बाद से उस पर चट्टान होगी, चट्टानें थीं, चट्टान के ऊपर कोई एक पहला फंगस या लाइकेन इस तरह का कुछ ग्रो किया होगा। फिर इसके बाद से इस बेयर चट्टान के ऊपर एक लाइकेन ग्रो किया, लाइकेन का माइसीलिया सबस्ट्रेटम जो है वो पेनिट्रेट किया, फिर उस सॉइल को तोड़ा, फिर उस पर छोटा सा फर्न ग्रो किया, फिर इसी तरह से उसको उपज वाला बना, धीरे 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 वहाँ पे एक पेड़ ग्रो करना शुरू किया, चाहे वो पॉलिनेटेड हो बाय बर्ड, माइग्रेटेड बाय विंड हो, किसी द्वारा आया वहाँ पे, और फिर वो पेड़ बड़े से एक वृक्ष में कन्वर्ट हुआ जो कि वहाँ के रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। फिर वो अपनी तरह के कई सारे पेड़ों की प्रजातियों को वहाँ पे ग्रो कराया।
तो अब वहाँ पे जंगल है, ये नेचुरल जंगल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यही सक्सेशन है, यही सक्सेशन है, और कुछ थोड़ी ना है। अब काज ऑफ सक्सेशन, क्या क्या कारण है सक्सेशन के? तो सक्सेशन के 3 मुख्य कारण क्लेमेंट सर ने बताए। पहला बताया इनिशियल काज। इनिशियल काज मतलब बेयर एरिया, मतलब खुली ज़मीन। तो खुली ज़मीन खुद ही में निमंत्रण पत्र है दूसरे स्पीसीज़ की कि आप आइए यहाँ को फर्टाइल करिए। तो स्पीसीज़ माइग्रेट होकर आएंगी, या किसी स्पीसीज़ के लिए वो फेवरेबल इन्वायरमेंट हो तो वो आए, वहाँ पे वो ग्रो करें। दूसरा है एसेसिस। एसेसिस एक प्रोसेस भी है सक्सेशन का, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है, पर यहाँ पे एसेसिस कॉज के रूप में रखा गया। इसका मतलब होता है कि सक्सेशन की शुरुआत करने के लिए जो वेजिटेशन रिक्वायरमेंट है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब भाई कोई स्पीसीज़ आई, ठीक है, मान लीजिए कोई चिड़िया आया, ठीक, कोई वो दाना खाया था, वो उसके बीट के रास्ता वहाँ गिरा। बीट जो होगा उसका चिड़िए का वो ऑर्गेनिक कंटेंट और इनऑर्गेनिक कंपोजिशन का होगा ही होगा, उसमें फर्टिलिटी होगी, उसमें वो बीज ग्रो किया। ग्रो करने के बाद से बीज उस सॉयल में ग्रो किया, सॉयल को वो अडाप्ट कर लिया। बस ये 2 प्रोसेस थोड़ा सा कठिन होता है, और जहाँ वो अडाप्ट कर लिया वहाँ पे वो पॉपुलेशन कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ गई, ठीक है। अब यही चीज़ एसेसिस में है। वेव की शुरुआत, सक्सेशन वेव की शुरुआत जो होती है वो एसेसिस से होती है। स्टेबलाइजेशन कॉज मतलब कि अब वो ग्रोथ करके बड़ा पौधा हो गया, अब उससे ज़्यादा वो ग्रो ऊपर नहीं करेगा, तो एक वर्चुअल हाइट, एक फिजिकल जो उसका वॉल्यूम है उसके आधार पर माने कि हाँ भाई इनका ये क्लाइमेक्स है, तो ये स्टेबलाइजेशन स्टेज कहा जाता है। स्टेजेस इन सक्सेशन। अब सक्सेशन में मूलभूत तौर पे 9 स्टेज हैं, चूँकि सक्सेशन इकोलॉजी के कई पायदानों को समझाता है। तो पहला है न्यूडेशन, माइग्रेशन, इसेसिस, एग्रीगेशन, इवोल्यूशन, कम्युनिटी रिलेशनशिप, कंपटीशन, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन इज लास्ट स्टेज। अब न्यूडेशन पे भी, माइग्रेशन पे भी, इसेसिस पे भी, एग्रीगेशन पे भी, इवोल्यूशन पे भी, कम्युनिटी रिलेशन पे भी, कंपटीशन में भी, रिएक्शन में भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है। इसको ध्यान रखिएगा। हर स्टेज पे, हर स्टेज की साइकिल जब पूरी हो जाएगी, क्लाइमेक्स पे पहुंचा, तभी दूसरा साइकिल शुरू होगा। जीवन इतना कठिन नहीं है, पर इतना सरल भी नहीं है। एक पेड़ की, पौधे की जड़ की आप कल्पना कीजिए, कितनी पतली होती है, आपके बाल जितनी होती है, और पेनिट्रेशन पावर देखिए, वो चट्टान को जो है छेद कर सकती है और उसको उपजाऊ बना सकती है। उसी तरह सोच होती है। सोच बहुत हल्की होती है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद से वो सोच नदियों की दिशाएं बदल देती हैं। न्यूडेशन मतलब कि नए स्पीसीज़ के आगमन। अब नए स्पीसीज़ के आगमन के लिए तैयार किए जाने वाले माहौल 3 तरीके से देख सकते हैं। एक फिजियोग्राफिक, दूसरा क्लाइमेटिक और तीसरा बायोटिक। फिजियोग्राफिक मतलब कि एक्शन ऑफ विंड हो, वाटर हो, ग्रेविटी हो, ग्लेशियर हो, वॉल्केनो हो, प्लेट्स हो, टेक्टोनिक चेंजेस हो। भाई विंड के द्वारा भी चेंजेस आते हैं। अभी आपने पढ़ा सैंड विंड्स, वाटर के कारण भी कोई बह के चला आया स्पीसीज़, या उपजाऊ मिट्टी आ गई वहाँ। फिर ग्रेविटी के द्वारा भी पहाड़ी इलाकों में, फिर ग्लेशियर्स के मेल्ट होने पर, या ग्लेशियर से, वॉल्केनिक इरप्शन से, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से। भाई जैसे पूरे धरती के सारे आइलैंड एक साथ चिपके हुए थे तो उनको हम पेंजिया कहते थे। ये सारे आइलैंड अलग अलग होने लगे तो एक लॉरेशिया, यूरेशिया, गोट्सवाना, अफ्रीका बना। अब गोट्सवाना अफ्रीका से अलग हुआ, टूट के आके जो है एशिया से टकराया। एशिया से टकराने पर हिमालय श्रृंखला शुरू हुई, और आज उसी गोट्सवाना का पोर्शन इंडिया कहलाता है। चूँकि हमने 7 समंदर के पानी चखे हैं, इसलिए हमारे यहाँ कई कलर के स्पीसीज़ पाए जाते हैं। सिंपल सी बात, ठीक। तो ये क्या है, ये फिजियोग्राफी। क्लाइमेटिक मतलब कि या तो जो है स्नो, स्टॉर्म, ड्रॉट, लाइटनिंग, या कोई नेचुरल फिनोमिना हो, कोई नेचुरल फिनोमिना हो जिससे कि वहाँ का इलाका या तो फर्टाइल हो जाए या तो पूरा बेयर हो जाए।
मतलब या तो वो किसी स्पीशीज़ को इनवाइट करे, या तो सब सीरीज़ सेकेंडरी जो है लैंड एरिया सक्सेशन की शुरुआत हो। तो ये यहाँ पे होगा। न्यूटेशन मतलब समझ रहे हैं ना, नया चीज़ बनाना, न्यू रखना। तो न्यू रखने के 3 तरीके प्राकृतिक तौर पे यहाँ क्लेमेंट ने समझाए। बायोटिक मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड। ह्यूमन का न्यू रखना तो सबसे सरल है, जंगल देखा, मशीन चलाया, सारा पेड़ काट डाला। तो जो सक्सेशन 500 साल में, 1000 साल में होना है, वो 5 मिनट के अंदर फुर्सत। तो ये जो है ये बायोटिक सक्सेशन हुआ। दूसरा बायोटिक सक्सेशन ओवरग्रेजिंग से होता है। ओवरग्रेजिंग को इकोलॉजी में सबसे डेंजरस फिनोमेना माना गया, क्योंकि जब जंगल में जानवर या घास में जानवर चरते हैं तो चरने के दौरान वो जो घास होता है उसको डीरूट कर देते हैं। डीरूट से सारे मिनरल्स हवा में उड़ जाते हैं उसके, और सॉइल की बाइंडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और विंड के साथ वो इरोड हो जाता है। तो ग्रेजिंग इज़ द मोस्ट डेंजरस फिनोमेना। फिर इसके बाद से इपीडेमिक है। इपीडेमिक के कारण जो है स्प्रेड हो जाए कोई डिजीज, कोरोना। अब मान लीजिए इसी तरह कोई वेजिटेशन में फैल जाए, पूरा वेजिटेशन साफ हो जाए। अब तो दवाइयाँ बन गई, ब्लैक वाट ऑफ पोटैटो और रेड राट ऑफ शुगर केन के लिए, वरना पूरा का पूरा गन्ना खत्म हो जाता था। अर्ली ब्राइट और लेट ब्राइट जो है स्पीसीज़ के लिए अलग अलग बनाया गया। फ्लड आ गया, फ्लड रेजिस्टेंस क्रॉप नहीं है, पूरा बाढ़ में बह गया। तो वो क्या है, वो भी यही चीज़ है, न्यूटेशन की शुरुआत, बह गया नतीजे, फिर से नया शुरू होगा। माइग्रेशन। अब चूंकि आपका जो सक्सेशन स्टेज है वो पहला स्टेज, आपने तीनों में से कोई एक चुन लिया और वो जगह आपने बना दी कि भाई ये जगह खाली है, आओ बैठो। तो जब आओ बैठो बोला आपने, तो माइग्रेशन के कारण पहला स्पीशीज़ आया, पहला स्पीशीज़ आया। उस पहले स्पीशीज़ को हम पायनियर स्पीशीज़ या पायनियर कॉलोनाइजर कहते हैं। सवाल आया था कि पायनियर स्पीशीज़ किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखिए माइग्रेशन में पाया जाता है। पायनियर स्पीशीज़ को ही पायनियर कॉलोनाइजर भी कहते हैं। अब पायनियर कॉलोनाइजर आया, अब पायनियर कॉलोनाइजर माइग्रेशन से आया, और माइग्रेशन जो है किस कारण हुआ होगा उसका, या तो मोबिलिटी हुआ होगा, या तो कोई एजेंट के कारण हुआ होगा, या तो डिस्टेंस के कारण होता है, या टोपोग्राफिक कारण होता है। 4 मुख्य पॉइंट हैं जिसके कारण माइग्रेशन हो सकते हैं। अब जो आपका मोबिलिटी है, मोबिलिटी मतलब कोई जर्मिनेटेड सीड है, ग्रेमुअल है। अब ये ग्रेमुअल जो है वो स्ट्रक्चरली सीड या स्पोर्स में विंड के द्वारा मूव हो गया, तो ये कहीं गया जहाँ फेवरेबल कंडीशन पाया और वहाँ पे ग्रो किया। जैसे सरसों की खेती जब होती है कहीं भी, तो देखिए कि उसके दूर दूर तक जो है सरसों आपको दिखेगा, जहाँ सरसों नहीं रोपा गया वहाँ भी। हमारे सुल्तानपुर में गोमती के किनारे सरसों बोया जाता है, तो देखिए कि गोमती के जो नदी है उसके तट पे भी आपको सरसों के जो है कुछ पौधे दिखेंगे। तो ये क्या है, ये यही पढ़ रहे हैं, यही इन्वायरमेंट है। कोई ऐसा टॉपिक इन्वायरमेंट का नहीं है जो आप ना पढ़े हो अपने जीवन में, कोई ऐसा टॉपिक। एक सवाल एक बच्चे ने कैरियर वाले में पूछा था हमसे कि क्या जूलॉजी बॉटनी या जूलॉजी केमिस्ट्री का बच्चा इन्वायरमेंट ले सकता है एमएससी में। तो जी हाँ, बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जूलॉजी से हो, बॉटनी से हो, जूलॉजी बॉटनी से बीएससी हो, या आपका जूलॉजी या केमिस्ट्री से हो, आप ले सकते हैं। जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री माइक्रो से हैं आप, सैन्य विज्ञान से किसी कम्बिनेशन में हैं, तो आप इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत अच्छा याद आ गया मुझे, अभी देखिए सुल्तानपुर का जिक्र किया तो दिमाग में वो बच्चे का क्वेश्चन आया। एक मैं तैयार कर रहा हूँ, जितने जितने बच्चे क्वेश्चन पूछे मैंने लिख लिया है और लिखते जा रहा हूँ, तो लॉ का कंप्लीट कर लूँगा तो एक दिन उसका वीडियो डाल दूँगा, क्वेश्चन और आंसर राउंड। अब दूसरा है कि वाटर की बात की गई, वाटर से डिस्पर्सल होता है। जैसे 71% तो धरती पानी ही है। अब एक कहीं नारियल का पेड़ उगा तट पे, तो उस पूरे तटबंध पे नारियल का पेड़ उगेगा। पूछिए कैसे? पानी, पेड़ हवा से गिरा, नारियल आसमान पेड़ में लगा है, नारियल बिजली कड़की या हवा से गिरा या आंधी से गिरा, वो नारियल बह के जाएगा तट के दूसरे किनारे, और वहाँ पे फिर वो अपना एक वैरायटी लगा के कॉलोनाइज करना शुरू कर देगा।
कितनी खूबसूरती है प्रकृति में। भूखे नहीं मारेगी ह्यूमन को, बशर्ते कि हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रण करें। नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। फिर इसके बाद से बैरियर्स की बात की गई, एक सबसे इंपॉर्टेंट और रोचक तत्व। बैरियर्स अगर डिस्टेंस कम है, माने मान लीजिए कि नारियल का पेड़ नदी के इस किनारे से बहा उस किनारे पर चला गया, तो बैरियर कम हो जाएंगे। जितना डिस्टेंस कम है दो स्पीसीज में, बैरियर्स उतने ही कम है। जितना आप बैरियर बढ़ाएंगे, माइग्रेशन की क्षमता उतनी ही कम होती चली जाएगी। मतलब अगर पोर्स भारी हैं तो ज़्यादा दूर माइग्रेट नहीं करेंगे, पर पोर हल्के हैं तो ज़्यादा दूर माइग्रेट करेंगे। पर जितना ज़्यादा वो माइग्रेट करेंगे उनको बैरियर्स भी उतने ज़्यादा मिलेंगे। इसके बाद से जो नेचर ऑफ टोपोग्राफी है, नेचर ऑफ टोपोग्राफी मतलब टाइप ऑफ इनिशियल वेजिटेशन से रिलेटेड है। अब वेजिटेशन के टाइप में कैसे ग्रो वो रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइकेन की स्पीसीज है जो है वो जर्मिनेट करती है, और जर्मिनेशन के बाद से वो उस सॉइल, उस रॉक पोर्शन को हैबिटेबल बना देती है, ताकि दूसरा स्पीसीज उस पर आके ग्रो करे, या उस पर एक नई स्पीसीज, नई प्रजातियां आके नया कॉलोनाइजेशन प्रक्रिया शुरू करें। वही चीज़ इसमें लिखी है कि नेचर ऑफ टोपोग्राफी मतलब यहाँ पे हमने रॉक लिया है, रॉक है, रॉक पे लाइकेन ग्रो किया। लाइकेन ग्रो करने पे लाइकेन जब पूरे तरह से क्लाइमेक्स स्टेज पे होगा तो उस रॉक को सॉइल की तरफ कन्वर्ट करना शुरू करेगा, और उसी दौरान उस फर्टाइल एरिया पे जितने दूर में लाइकेन है कोई स्पीसीज आके ग्रो कर सकती है, वो ग्रो कर जाएगी, क्योंकि सफिशिएंट न्यूट्रिएंट वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। एसैसिस मतलब कि कोई स्पीसीज इस्टेब्लिश कर रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट करने में सबसे कठिन काम होता है जर्मिनेशन, सबसे कठिन। फिर उसके बाद ग्रोथ, और जहाँ जर्मिनेशन हो गया तो ग्रोथ होनी ही है, ग्रोथ हो गया तो रिप्रोडक्शन होगा। इसमें जर्मिनेशन जो है वो डिपेंड करता है डोमिनेंसी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ सीड और स्पोर। अगर अच्छा सीड आया, जैसे कुछ किसान लोग कहते हैं ना कि इस बार का जो है बीज बहुत बढ़िया था कि पूरा खिला सरसों, उसी तरह अगर अच्छा डिस्पर्सल कहीं हुआ तो वो, अगर सीड अच्छी क्वालिटी का डिस्पर्स हुआ तो तेज़ी से ग्रोथ होगी। जब ग्रोथ तेज़ी से होगी तो उसमें क्या होगा कि स्टेबलाइज तेज़ी से होगा। जैसे ही स्टेबलाइज हो गया, रिप्रोडक्शन तेज़ी से होगा। रिप्रोडक्शन इज द फाइनल स्टेज ऑफ एसैसिस। और रिप्रोडक्शन के भी, जैसे रिप्रोडक्शन हुआ प्लांट स्पीशीज ग्रोथ की, तो इसका भी एक स्टेबलाइजेशन फेज होगा, माइग्रेशन का, और न्यूटेशन का भी एक स्टेबलाइजेशन फेज होगा कि ये स्टेबलाइज हो गया, माने फुलफिल्ड हो गया, कंप्लीट हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया, अब दूसरा स्पीशीज आएगा। फिर माइग्रेशन में भी होगा कि मोबिलिटी, एजेंट, डिस्टेंस, टोपोग्राफी के कारण कोई बीज आया, वो पूरा जर्मिनेट हो गया, फुल फ्लेज हो गया, तभी वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। फिर एग्रीगेशन मतलब कि अब सीड रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दी, रिप्रोडक्शन के बाद से अब उसका विस्तार शुरू होगा, उस कॉलोनी का विस्तार शुरू होगा, और यही विस्तारीकरण जो है ये आपका कॉलोनाइजेशन कहलाता है। और किसका? पायनियर स्पीसीज का। इस एग्रीगेशन के एक फ़ायदे हैं, इसके दौरान कंपटीशन की भावनाएं कम होती हैं, इसमें मल्टीपल स्पीसीज भी ग्रो कर जाती है, मल्टीपल स्पीसीज भी, कई सारी और भी वैरायटियां वहाँ माइग्रेट करके ग्रो करना शुरू कर देती हैं। जैसे चावल का दाना छिड़किए तो कौरैया ही नहीं आएगी, 2-3 और चिड़िया भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें एग्रीगेशन की बात है। एक तारतम्य बना हुआ, दोनों ही कम्युनिटी, दोनों ही स्पीसीज, दोनों ही पॉपुलेशन के बीच में, और दोनों इक्विलिब्रियम में ग्रो कर रही हैं, परंतु कंपटीशन होना अनिवार्य है, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा तो रिसोर्स हर एरिया के लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्स पे कंपटीशन नहीं होगा तो दोनों ही स्पीसीज नष्ट हो जाएंगे।
या फिर दोनों को माइग्रेट करना पड़ेगा अलग अलग। फिर इन्वेजन होता है। माइग्रेशन इस्टेब्लिशमेंट से ही ख़त्म नहीं होता है, फिर नए एरिया की खोज, नए कॉलोनाइजेशन की शुरुआत, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, टेम्प्रोरी हो या परमानेंट या कंटिन्यूअस। इन्वेजन कंटिन्यूअस, इंटरमीडिएट, टेम्प्रोरी या परमानेंट हो सकता है। माने लगातार बाहर के स्पीसीज आके आपके यहाँ आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। फिर टेम्प्रोरी कुछ दिन के लिए आए, कुछ दिन के बाद चले गए, माइग्रेटरी बर्ड। परमानेंट मतलब आके यहीं बस गए, ठीक है। तो अब बस गए क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट फेवरेबल था उनके लिए, उनका एनवायरनमेंट फेवरेबल था, इसीलिए वहाँ बस गए। कम्युनिटी रिलेशनशिप, कम्युनिटी का रिलेशनशिप कैसा हो? या तो एक्सप्लॉयटेशन या म्यूचुअलिज्म या कोएग्जिस्टेंस। रिलेशनशिप के तीन ही मुख्य आधार होते हैं। एक स्पीसीज जो है वो लिव करे अदर स्पीसीज पे, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाए। दूसरा कि बोथ पार्टनर्स आपस में बेनिफिटेड रहें, चल भाई तेरा काम मेरा काम, मेरा काम तेरा काम, ठीक है। कोएग्जिस्टेंस मतलब कि दोनों ही एक साथ रहें, एक साथ लिव टुगेदर करें। और ये कोएग्जिस्टेंस एक्चुअल कंपटीशन है। अब एक्चुअल कंपटीशन क्यों कहा गया? कोएग्जिस्टेंस के दौरान जिसकी संख्या तेजी से बढ़ेगी वही सर्वाइव करेगा बिना अगले को हित किए। वो अपनी संख्या बढ़ा ले, वो कोएग्जिस्टेंस, इसीलिए इसको एक्चुअल कंपटीशन कहा गया। अब जैसे एक्सप्लोटेशन में है कि वन स्पीसीज इज लिविंग ऑन अनदर। जैसे बकरी है, बकरी के ऊपर शेर डिवर है, बकरी चारे के ऊपर इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम है ना, वो एक्सप्लॉयटेशन में आएगा। हम खाने की बात कर रहे हैं उसके। फिर म्यूचुअलिज्म है, बोथ पार्टनर। अब किसी बकरे को उसके ऊपर, अब देखो भैंस है, भैंस के ऊपर देखो बगुला बैठा हुआ है या कौवा बैठा हुआ है, तो ये म्यूचुअलिज्म है। कोएग्जिस्टेंस मतलब कि दोनों एक साथ रह रहे हैं पर एक्चुअल कंपटीशन चल रहा है, एक्चुअल कंपटीशन चल रहा है। और यह कंपटीशन संख्याओं को बढ़ाने को लेकर है, संख्या डिपेंडेंट। यह चीज़ें प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर के बीच में देखी जाती हैं। कंपटीशन, अब कंपटीशन की बात है। कंपटीशन दो प्रकार का होता है, या तो इंट्रा स्पेसिफिक होगा या तो इंटर स्पेसिफिक होगा। इंट्रा मतलब सेम स्पेसीज, एक ही स्पेसीज अपने में ही कंपटीशन करे। जैसे अब कहना तो नहीं चाहिए, ह्यूमन है, एक ही स्पेसीज है, होमो सैपियंस सैपियंस, अब से हम कंपटीशन, अब से में कंपटीशन करते हैं। अरे कंपटीशन करना हो तो कोई प्रग्रही पकड़ो, उससे कंपटीशन करो, है अपने में कंपटीशन। अरे अपना कंपटीशन तुम हाथी से करो कि यार उतना खाता है, शेर से करो उतना तेज दौड़ता है, चीता से करो, तब तो समझ में आए। अब से हम कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक मतलब कि आप अपने स्पीसीज और दो अलग अलग स्पीसीज में कंपटीशन हो रहा है, तो ये कंपटीशन बढ़िया है। शेर में भाई चीता जितना तेज दौड़ेगा उससे दुगना तेज ये मान के चलिए कि हिरन दौड़ेगा। अब जहाँ हिरन थका वहाँ वो चीता का शिकार बना। तो ये कंपटीशन होना, ये कंपटीशन की भावना एक अलग पायदान पर सक्सेशन से समझ में आती है, एक अलग नज़रिया देती है समझने का इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को। अब इसमें एक थोड़ी सी जानकारी की है। एक ईपी ट्रेन होता है और एक सब ट्रेन होता है। ईपी ट्रेन कंपटीशन मतलब स्पेस, लाइट, फूड एंड हीट के लिए, और जो सब ट्रेन कंपटीशन है उसका मतलब होता है स्पेस, वाटर, मिनरल के लिए। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। फिर आता है रिएक्शन। अब भाई कंपटीशन हो गया, कंपटीशन के बाद से रिएक्शन। रिएक्शन किस लिए होगा? रिएक्शन कहाँ होगा? किस कंपोनेंट में रिएक्शन होगा? भाई वही कंपोनेंट में रिएक्शन होगा जो लिविंग होगा। जिस चीज़ पर लिविंग डिपेंडेंट होगा सबसे ज़्यादा, उसी पर कंपटीशन होगा। मतलब सॉइल, लैटिन वर्ड में सॉइल को सोलम कहते हैं। सोलम मतलब लाइफ होता है। अब कॉलोनाइज़र जो है वो क्या करता है कि कई चीज़ों को चेंज करता है।
जैसे बाइंडिंग ऑफ सॉयल पार्टिकल को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, असिस्टिंग इन वेदरिंग, वेदरिंग को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, बिल्डिंग ऑफ सॉयल, सॉयल को बिल्ड करना, सॉयल पार्टिकल को बिल्ड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर सॉयल पार्टिकल और सॉयल को बिल्ड कर रहे हैं और वेदरिंग में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो मतलब कि आप जो है अपने इन्वायरमेंट को, हैबिटेट को लेस फेवरेबल बना रहे हैं और अदर इन्वेडर को आप लुभा रहे हैं, अदर इन्वेडर्स को आप निमंत्रण दे रहे हैं। अपने इन्वायरमेंट को किसी भी तरह चेंज करेंगे, अगले के लिए वो निमंत्रण पत्र बन जाएगा। जैसे कि घर में ताला लगाया, तो ताला किस लिए होता है? जो शाह होते हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो देखेंगे ताला अच्छा लग रहा है कि ये नहीं है। चोर के लिए तो आपने निमंत्रण पत्र लगा दिया, ओ तो यहाँ नहीं है, समझ लीजिए आप। इसी तरह स्पीसीज के लिए होता है, अपने मॉडिफिकेशन के चक्कर में, कॉलोनाइजेशन के चक्कर में उस एरिया को रिच प्रोडक्टिविटी वाला बना देते हैं, जिससे कि दूसरे पॉपुलेशन माइग्रेट होकर वहाँ पे आने लगते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे रिएक्शन है। स्टेबलाइजेशन क्या है? आफ्टर लॉन्ग सक्सेशनल प्रोसेस, सालों का, लाखों का, करोड़ों सालों का सक्सेशनल प्रोसेस एक स्टेज पर जाकर मैच्योर हो जाता है। या तो वो अगर बेयर रॉक था, फिर हर्ब हुआ, शर्ब हुआ, ब्रशेज हुआ, फिर लेस वुडी प्लांट हुआ, फिर हार्ड वुडी प्लांट हुआ, मैंने सॉफ्ट वुडी प्लांट, फिर हार्ड वुडी प्लांट हुआ, या ट्री हो गया। तो अब वो ट्री जो है उसको मान लिया गया कि मैच्योर हो गया, मतलब वो क्लाइमेक्स स्टेज पे पहुंच गया। क्लाइमेक्स स्टेज मतलब कि भाई आप कहें कि क्लाइमेक्स स्टेज पे आ गए, क्लाइमेक्स स्टेज मतलब क्या है? घड़ी बंद हो गई क्या आपकी? नहीं, घड़ी बंद नहीं हो सकती, तो क्लाइमेक्स स्टेज कहाँ से आ जाएगा? वो एक पर्टिकुलर फिजिकल पॉइंट होता है जहाँ पे फिजियोलॉजिकल ग्रोथ जो है स्टैग्नेंट होने लगती है, स्टैग्नेंसी की तरफ मूव करती है। इसी को हम क्लाइमेक्स स्टेज कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर सिग्निफिकेंस क्या है सक्सेशन का? सक्सेशन मल्टी डायमेंशनल है, इससे हमको इकोसिस्टम, इकोलॉजी, फूड वेब, बायोम, प्लानिटरी फिनोमिनास एट यूनिवर्सल लेवल तक की जानकारी मिलती है। फिर क्या है? ये प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन फॉर इवोल्यूशनरी चेंज इन एरिया, और किसी एरिया की स्टडी अगर हम इवोल्यूशनरी इवन बायोलॉजी से कर रहे हैं तो उसके चेंज की जानकारी हमको सक्सेशन से मिलती है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, पॉपुलेशन इकोलॉजी को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये सक्सेशन, क्योंकि सक्सेशन पॉपुलेशन इकोलॉजी को समझाता है बहुत स्पष्ट। जब हम पॉपुलेशन इकोलॉजी को पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा पूरा का पूरा सक्सेशन को और ब्रीफ करते हुए चलेंगे उसमें। अभी बड़ा मज़ा आने वाला है, टेंशन मत लीजिए, लगे रहिए, आप इसको पढ़ते रहिए। इसका नोट्स, ये जो लिखा है यही नोट्स ही है, समझ लीजिए आप। इससे ज़्यादा आपको कहीं ना लिखना है ना कहीं पढ़ना है। फिर क्या है? इट प्रोवाइड, अब जब रिसर्च में जाएंगे तब पढ़ना होगा। इट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपटीशन। अब कंपटीशन का सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस पॉपुलेशन इकोलॉजी पर डिपेंडेंट है, और पॉपुलेशन इकोलॉजी का एक्सप्लेनेशन सक्सेशन पर निर्भर होता है। तो सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन ऑफ कंपटीशन यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर सक्सेशन सभी इन्वायरमेंटलिस्टों को रीथिंक करने का मौका देता है, पुनर्सोचने का मौका मिलता है कि क्लाइमेट, टोपोग्राफी और बायोटिक रिलेशनशिप कैसे महत्वपूर्ण है इस धरती को बचाने के लिए। क्योंकि ब्रह्मांड में मौजूद सभी 8 ग्रहों में धरती एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, और इसीलिए हम धरती को जीवित ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद से सक्सेशन जो है वो किसी भी कम्युनिटी साइकोलॉजी को भी समझने में मदद करता है इन रिलेशन टू ग्लोबल माइग्रेशन। कम्युनिटी साइकोलॉजी फॉर ह्यूमन बीइंग आता है। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए सक्सेशन, ब्रह्मांड के बनने की शुरुआत, पानी में सक्सेशन, लैंड एरिया में सक्सेशन। किसी भी प्रकार का सवाल होगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।